फ्रेंड्स, डी फार्मा सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के पर्पज से। बायोकेमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड स्टेज सिग्निफिकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। डेफिनेशन क्या है? जीवित पदार्थों की रसायन को जैव रसायन कहते हैं। जीव रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित कोशिका में विद्यमान रासायनिक अवयवों के संगठन तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जीव रसायन वह विज्ञान है जिसमें प्रोटोप्लाज्मा की संरचना तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। सिग्निफिकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जीव रसायन का ज्ञान हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कृषि, औषधि एवं चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन में अत्यंत भूमिका उपयोगी है। जीव रसायन के महत्व निम्न प्रकार हैं। यह फसल उत्पादन में वृद्धि करने में उपयोगी है। यह सब्जियों तथा फलों के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह खाद्य पदार्थों की तैयार करने में एवं उनका संग्रह करने में भी उपयोगी है। यह अनेक जीन्स की क्रियाओं तथा उनके एंजाइम के साथ संबंध जानने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई माइक्रोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सूत्र कणिका या माइक्रोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसे माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसका नाम माइक्रोकॉन्ड्रिया कार्ल बेंडा ने सन 1898 ईस्वी में दिया था, जबकि इसकी खोज कोलेरियर ने की 1857 ईस्वी में। जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों को छोड़कर शेष सभी जीव पदार्थ एवं जंतु कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आवंद कोशिकांगों के रूप में सूत्र कणिका या माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने में ये गोल, लंबी, आकार या अंडाकार संरचना वाली दिखाई देती हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया की लंबाई 1.5 म्यू से 4 म्यू तक तथा इनका व्यास 0.5 से 1 म्यू तक होता है। यह ग्लूकोज को एटीपी में बदलने का कार्य करता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यही ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल ऑफ सेल वॉल। यह एक पतली झिल्ली है जो कोशिका की सबसे बाहरी परत का निर्माण करती है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह वसा, प्रोटीन, लवणों की 2 परतों वाली झिल्ली होती है। कोशिका कला से ही समस्त कोशिकाओं को सहारा मिलता है तथा कोशिका का एक अस्तित्व बनता है, और इसके कारण यह पास ही कोशिकाओं से अलग रहती हैं। इसके कारण इसके पास वाली जो कोशिकाएं हैं वो भी अलग रहती हैं, परंतु कोशिका कला इतनी सूक्ष्म होती हैं कि दोनों कोशिकाओं के बीच केवल एक ही भित्ति या झिल्ली दिखाई देती है। यह पारदर्शी तथा अर्धपारगम्य होती हैं। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिकाओं को कोमल संरचना की संरक्षा करती है, बाहरी उत्तेजनाओं को ग्रहण करती है। इससे होकर ही कोशिकाओं के शरीर से विकारों का निष्कासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट इज नॉट ऑन क्वालिटी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। इसमें हमें टेस्ट नेम दे रखे हैं, केमिकल नेम दे रखे हैं, कलर्स दे रखे हैं। टेस्ट नेम जैसे कि आयोडीन टेस्ट, मोलिस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, बेंडिक टेस्ट। केमिकल नेम मतलब इस टेस्ट को करते समय किन किन केमिकलों का यूज़ करते हैं। जैसे आयोडीन टेस्ट में हम 1% एक्वस सोल्यूशन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फिर उसमें डाइलेट HCl को मिलाते हैं, 2 ड्रॉप हमने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की भी डालते हैं। फिर उससे हमें रेड कलर मिलता है, तो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट प्रूफ होता है कि उसमें ग्लाइकोजन की प्रेजेंटेशन है। अगर जो नो कलर तो उसमें शुगर प्रेजेंट होता है। मोलिस
मॉलिस टेस्ट को करते समय हम जो केमिकल डालते हैं, सबसे पहले लेते हैं 1 से 2 ड्रॉप मॉलिस रिएजेंट। उसमें मॉलिस रिएजेंट जो होते हैं उनको हम अल्फ़ा नेप्थोल बोलते हैं, नेप्थोल। फिर उसमें 2 ml H2SO4 मिलाते हैं। मिलाने के बाद जो हमें लाल बैंगनी रंग की रिंग टेस्ट ट्यूब की सतह पर दिखाई देती है, नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फेलिंग टेस्ट। इसमें हम 1 ml शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, फिर उसमें 2 ml फ्लेवरिंग सॉल्यूशन मिलाते हैं, फ्लेवरिंग रिएजेंट। 2 मिनट के लिए इसे बॉयल करते हैं। लाल रंग का अपक्षय प्राप्त होता है इसमें। बारफॉइड टेस्ट 10 ml टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन में 1 ml बारफॉइड रिएजेंट मिलाते हैं और 2 से 5 मिनट के लिए इसे गर्म करने के लिए रख दिया जाता है। फिर ईंट जैसा लाल कलर हमें दिखाई देता है। बेंडिक्ट टेस्ट 5 ड्रॉप सिंपल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 2 ml बेंडिक्ट रिएजेंट मिलाएंगे, 5 मिनट के लिए इसे हीट करेंगे वाटर पॉट पर और हमें लाल अपक्षय प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द बायोलॉजिकल रूल फंक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, वसा की बचत में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने से शरीर में वसा की बचत होती है। ये वसा के अत्यधिक प्रज्वलन को रोकने में भी सहायक होते हैं। प्रोटीन की बचत में सहायक। भोजन द्वारा पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने से इसके प्रज्वलन से शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः भोजन द्वारा ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेट से शरीर में प्रोटीन की बचत में सहायता होती है। विभिन्न आवश्यक तत्वों के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन तथा प्रोटीन आदि खनिज लवणें समुचित मात्रा में पाई जाती हैं। कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं। मल विसर्जन में सहायक। सेलुलोज, हेमोसेलुलोज तथा पैक्टिन्स नामक कार्बोहाइड्रेट शरीर में जीआईटी की गति को उत्तेजित करता है, मतलब बढ़ाता है, जिससे हमें मल त्यागने में आसानी होती है। स्वाद प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति से भोजन को स्वादिष्ट महसूस होता है, स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए नोट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यह ब्रोमन जल के साथ क्रिया कर ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। सबसे पहले हम ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज CHO कार्बो एल्डिहाइड समूह है हमारा। ये जो O है ये यहाँ पहुँचकर कार्बो ऑक्सिलिक में बन जाता है, कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल, और हमें क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट, सांद्र HNO3 के साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत होकर यह सैक्रिक एसिड बनाता है, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज 3 O लिए हैं हमें, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। जब इसकी नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होगी तो 1 O यहाँ मिल जाएगा जो कि कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, और H2O यहाँ से पूरा बाहर निकल के ये आ जाएगा H2O जो कि जल, और दो O यहाँ पे बचेंगे, 2 O इसके साथ मिलकर कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल बना लेंगे, जो हमें मिलेगा क्या, सैक्रिक एसिड। गिवन द डिफरेंट बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इसके अंतर्गत वे शर्कराएँ आती हैं जिनमें C1 पर एल्डिहाइड ग्रुप और C2 पर कीटोन ग्रुप होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होते हैं, बल्कि बंध निर्माण में प्रयुक्त होता है।
एग्जाम्पल सुक्रोज, ग्लाइकोजन, इंसुलिन। ये हेमी एसिटॉल एसिटॉल रूप में होते हैं, ये एसिटॉल रूप में होते हैं। ये हेमी एसिटॉल रूप में होते हैं, ये एसिटॉल रूप में होते हैं। ये मैचुरेशन प्रदर्शित करते हैं, ये मैचुरेशन प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीम बना ये हाइड्रोएमीन के साथ ऑक्सीम नहीं बनाते हैं। ये फ्ले फ्लेहिंग फीलिंग फीलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म करने पर लाल अपचाय देते हैं। ये फीलिंग सॉल्यूशन के साथ अपचयन नहीं करते हैं। ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ पीला ओसोजोन बनाते हैं। ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीम नहीं बनाते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसका। डिस्क्राइब वेरियस पार्ट ऑफ सेल ड्रो एंड लेवल डायग्राम ऑफ सेल्स। सेल मानव शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें हम सेल कहा जाता है कहते हैं। वास्तव में सेल ही वह ईंट होती है जिसके द्वारा वनस्पति एवं जंतु जगत का भवन बना होता है। कोशिकाओं का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, ये मिस्टेक हो गई है, 1665 ईस्वी है। वेरियस पार्ट ऑफ सेल। सेल निम्न संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल के सभी पार्ट कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। यह कोशिकाओं को सभी अंगों को रक्षा प्रदान करती है। सेल न्यूक्लियस यह सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया यह ऊर्जा उत्पादन करता है, इसे ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह अणु के लिए संचरण नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। गैल्जी बॉडी इसमें कोशिका द्वारा संश्लेषण बड़े अणु जैसे प्रोटीन वसा विद्यमान होते हैं। राइबोसोम ये आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित सूक्ष्म संरचना वाली संरचनाएं होती हैं जो एमिनो एसिड को प्रोटीन में परिवर्तित कर देती हैं। लाइसोसोम इसमें पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, इसको सुसाइड सेल भी कहा जाता है। सेंट्रोसोम यह एक लघु डंडे के आकार की संरचना होती है जो न्यूक्लियस के पास स्थित होती है। माइक्रोट्यूब्स ये खोखले सिलेंडर के समान संरचना होती है जिसका मुख्य कार्य सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करना होता है। वॉक्यूल्स ये जल को इकट्ठा करके रखते हैं। ये सेल के अंदर एक निश्चित दाब बनाने का कार्य करते हैं। थैंक्स फॉर वीडियो।